भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन गुजरा है जिसके बारे में स्कूल में सबने पढ़ा, लेकिन उसे पूरी तरह बहुत कम लोगों ने समझा है। एक ऐसा दिन जब कोई युद्ध घोषित नहीं हुआ था, कोई बगावत शुरू नहीं हुई थी, कोई हथियार उठाकर मैदान में नहीं आया था। फिर भी उस दिन सैकड़ों लोग मारे गए, इसलिए नहीं कि उन्होंने लड़ाई की थी, न इसलिए कि उन्होंने किसी पे हमला किया था, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद थे। ये दिन था 13 अप्रैल 1919, एक तारीख जो अंग्रेजों के लिए सिर्फ एक कानून व्यवस्था की समस्या थी, लेकिन भारत के लिए एक ऐसा मोड़ बन गई जिसके बाद देश पहले जैसा कभी नहीं रहा। ये कहानी है उस दोपहर की जब एक मैदान इतिहास बन गया और भारत ने पहली बार अंग्रेजों से इंसाफ की उम्मीद छोड़ दी। ये कहानी है जलियांवाला बाग की। इस दिन को समझने के लिए हमें उस दोपहर से नहीं बल्कि उससे कई साल पहले लौटना होगा, उस समय में जब पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। यूरोप की बड़ी ताकतें आपस में टकरा रही थीं और ब्रिटेन को लग रहा था कि अगर उसने पूरी ताकत नहीं झोंकी तो उसका साम्राज्य कमजोर पड़ जाएगा। ब्रिटेन को सैनिक चाहिए थे, पैसे चाहिए थे और संसाधन चाहिए थे, और ये सब उसे सबसे आसानी से भारत से मिल सकता था। भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों ने भारत से कहा कि यह युद्ध सभ्यता बचाने के लिए है और अगर भारत मदद करेगा तो युद्ध के बाद भारतीयों को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। भारत ने मजबूरी में भरोसा कर लिया। करीब 13 लाख भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना के लिए लड़े। कोई फ्रांस के बर्फ से ढके मैदानों में लड़ा, कोई अफ्रीका की गर्म जमीन पर। हजारों तो ऐसे थे जिनकी कब्र तक उनके परिवार कभी देख नहीं पाए। जब युद्ध खत्म हुआ और सैनिक लौट कर आए तो उनके शरीर पर जख्म थे, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि अब शायद हालात बदलेंगे, लेकिन बदलाव नहीं आया। अंग्रेजों ने इनाम नहीं दिया, बल्कि उनके बदले में उन्होंने डर दिया। अंग्रेजों को साफ दिखाई दे रहा था कि युद्ध के बाद भारत बदल चुका है। लोग अब पहले जैसे नहीं रहे थे। सैनिकों ने हथियार चलाना सीख लिया था और आम लोगों ने सवाल पूछना। ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर ये आवाजें बढ़ी तो भारत में आजादी की मांग रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसी डर को दबाने के लिए 1919 में एक कानून बनाया गया जिसे रोलैट एक्ट कहा गया। इस कानून को बनाते समय किसी भारतीय से राय नहीं ली गई, क्योंकि ये कानून भारतीयों के लिए नहीं था, भारतीयों के खिलाफ था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वो किसी भी भारतीय को बिना वजह गिरफ्तार कर सकती थी, बिना अदालत में पेश किए, बिना वकील दिए और बिना ये बताए कि उसे कब तक छोड़ा जाएगा। मतलब अगर किसी अफसर को आप पर जरा से भी शक हो जाए तो आपकी जिंदगी एक ही रात में बदल सकती थी। पूरा देश इस कानून से गुस्से में था, लेकिन पंजाब में यह गुस्सा सबसे ज्यादा उबल रहा था। पंजाब हमेशा से सीधे बोलने वाला इलाका रहा है। यहाँ लोग अन्याय को लंबे समय तक सहते नहीं थे। अमृतसर में उस समय 2 ऐसे नेता थे जिन पर आम लोग भरोसा करते थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। लोग उनकी बात सुनते थे क्योंकि वो खुलकर बोलते थे। अंग्रेज जानते थे कि अगर इन आवाजों को नहीं दबाया गया तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। इसीलिए एक दिन बिना किसी चेतावनी के दोनों बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। न वजह बताई गई, न ये बताया गया कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। पूरा अमृतसर बेचैन हो गया। दुकानें बंद होने लगी, लोग सड़कों पे आने लगे, लेकिन लोगों का मकसद हिंसा नहीं था। वो बस एक सवाल पूछना चाहते थे, हमारी गलती क्या है। इस माहौल में आया बैसाखी का दिन और तारीख था 13 अप्रैल 1919। बैसाखी पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस दिन गांव-गांव से लोग अमृतसर आते हैं, कोई मेले में घूमने के लिए, कोई रिश्तेदारों से मिलने और कई लोग सिर्फ इसलिए क्योंकि वो साल का सबसे खुश दिन माना जाता है। बहुत से लोग शहर के तनाव से पूरी तरह अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि अंग्रेज किस हालत में है और शहर में आखिर चल क्या रहा है। वो बस त्योहार मनाने आए थे। इन्हीं लोगों में से हजारों लोग जलियांवाला बाग पहुँचे। जलियांवाला बाग कोई युद्ध का मैदान नहीं था, ये बस एक खुला मैदान था जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थी और बाहर निकलने के लिए और अंदर जाने के लिए सिर्फ एक बेहद तंग रास्ता था। लोग वहाँ अक्सर इकट्ठा होते थे। उस दिन भी औरतें थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। किसी के हाथ में हथियार नहीं था, किसी के मन में हिंसा नहीं था।
दोपहर के समय ब्रिटिश अफसर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने भीड़ से बात नहीं की, उन्हें चेतावनी नहीं दी, उन्हें हटने का मौका नहीं दिया। उसने सैनिकों को इकलौते रास्ते पे खड़ा किया और गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ इतिहास नहीं, एक घाव बन गया। पहली गोली चली और कुछ सेकंड तक किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर लोग गिरने लगे, चीखें गूंजने लगी, लोग जान बचाने के लिए भागे, लेकिन भागने का रास्ता बस वही था जहां से गोलियां लगातार चल रही थीं। कुछ लोग दीवारों की तरफ भागे, लेकिन दीवारें बहुत ऊंची थी। कुछ लोग जमीन पे लेट गए, ये सोचकर कि शायद बच जाएं। मैदान के कोने में एक पुराना कुआं था। जब हर रास्ता बंद दिखा तो लोग उधर भागे। किसी का पैर फिसला, कोई धक्का खाकर गिरा। कुछ माएं तो अपने बच्चों को सीने से लगाए कुएं में कूद गईं। किसी ने बच्चे को पहले छोड़ा, खुद बाद में कूदी। किसी ने बस यही सोचा कि गोलियों से मरने से बेहतर शायद पानी में बच जाए, लेकिन वो कुआं मौत से भरा हुआ था। बाद में जब हालात शांत हुए तो उस कुएं से 120 लाशें निकाली गईं। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक सैनिकों के पास गोलियां बची थी। घायल लोगों की मदद नहीं दी गई। शाम होते ही पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। घायल लोग पूरी रात तड़पते रहे और कई लोग इलाज के बिना मर गए। जलियांवाला बाग की गोलियां सिर्फ उस मैदान में नहीं चली थी, उनकी आवाज पूरे देश में गूंज गई थी। जो लोग उस दिन बच गए वो अंदर से पूरी तरह टूट गए थे, और जो वहां मौजूद नहीं थे उनके दिलों में गुस्से की एक आग जल उठी थी। अमृतसर की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन लोगों के भीतर एक तूफान चल रहा था। लाशें उठ चुकी थी, खून सूख चुका था, लेकिन सवाल जिंदा थे। आखिर हमारी गलती क्या थी? निहत्थे लोगों पे गोलियां क्यों चली? क्या इंसाफ की कोई कीमत नहीं होती? पूरे पंजाब में लोगों का गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। दुकानों पे अंग्रेजी सामान जलाए जाने लगे। लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत से डरना छोड़ दिया, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी गलती मानने के बजाय और ज्यादा सख्ती दिखाई। अमृतसर और आसपास के इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिए गए। लोगों को घुटनों के बल चलने के लिए मजबूर किया गया। सड़कों पर सर झुकाकर चलना पड़ता था। छोटी सी बात पर कोड़े मारे जाते थे। ब्रिटिश सरकार डर फैलाकर कंट्रोल बनाए रखना चाहती थी, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि अब डर लोगों के दिलों से निकल चुका था। जलियांवाला बाग की खबर जैसे जैसे देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंची, लोगों की आंखें खुलती चली गईं। हर शहर में एक ही सवाल था, अगर आज अमृतसर में हुआ तो कल हमारे साथ क्यों नहीं होगा? यही वो मोड़ था जब आजादी की लड़ाई कुछ नेताओं की बात नहीं रही, बल्कि आम लोगों की आवाज बन गई। लोगों ने समझ लिया कि अंग्रेज इंसाफ नहीं देंगे, उनसे लड़कर लेना पड़ेगा। महात्मा गांधी जो अब तक संयम और शांति की बात कर रहे थे, वो भी अंदर से टूट गए थे। उन्होंने साफ कहा, ये सरकार नैतिक अधिकार खो चुकी है। यहीं से असहयोग आंदोलन धीरे धीरे आकार लेने लगा। लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी, अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़े जलाए। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन उसकी चिंगारी जलियांवाला बाग से ही निकली थी। दुनिया भर में इस नरसंहार की चर्चा हुई, जांच बैठाई गई, लेकिन सजा लगभग नाम की रही। ना तो मारे गए लोगों को इंसाफ मिला, ना उनके परिवारों को जवाब मिला। इस दिन ने भारतीयों को एक बात सिखा दी, अंग्रेजी हुकूमत से इंसाफ की उम्मीद एक भ्रम थी। जलियांवाला बाग सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये वो एक चेतावनी थी कि जब सत्ता इंसानियत भूल जाती है तो इतिहास उसे कभी माफ नहीं करता। आज भी जब कोई इस मैदान में खड़ा होता है तो वहाँ कुछ टूटा सा महसूस होता है, जैसे दीवारें आज भी पूछ रही हो, क्या तुम आजादी की कीमत समझते हो? आज जलियांवाला बाग एक स्मारक है, लेकिन उसकी खामोशी आज भी बोलती है। दीवारों पर गोलियां के निशान याद दिलाते हैं कि आजादी की कीमत कितनी भारी थी, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। और जलियांवाला बाग आज भी भारत को वो दिन याद दिलाता है जब इंसाफ मरा था, लेकिन आजादी जिंदा हुई थी।